So what we do mostly when designing a training competition and recovery program for an athlete, a coach must take into consideration the age of the athlete. अच्छा एक्स्ट्रा आ गया मस्त। तो इसका मीनिंग ये है कि कोच हो या फिजिकल एजुकेशनिस्ट हो या स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हो या पेरेंट हो, जो भी है, अगर कोई डिजाइनिंग ऑफ जो एथलीट है उसका ट्रेनिंग कर रहा है या कंपटीशन रिकवरी प्रोग्राम बनाना है, तो उस एथलीट का एज का बारे में जानना काफ़ी ज़रूरत होता है। ड्यूरिंग दोज मतलब जूनियर सीनियर का जो उस टाइम का जो है, आफ्टर मैच्योरिटी इतना फर्क नहीं पड़ेंगे, बट ड्यूरिंग दोज फेज इसको उसका जो एज फैक्टर है उसको जानना, कितना एज का है, बायोलॉजिकल एज कितना है, that is quite important while planning the training competition recovery program. Other factors that must be taken into consideration require more than just checking the athlete's date of birth. Just only date of birth is not sufficient. बोल रहा है कि only date of birth से उसका जो other factors को measure करना ये ठीक नहीं है। We have to look other than this date of birth. Date of birth के अलावा क्या एज है उसका भी देखना जरूरी है। तो lots of age are मतलब एज कैटेगरी जो है दिया गया है नीचे। Following are age categories that coach need to consider when designing sport program. एक कोच को एक एथलीट का स्पोर्ट प्रोग्राम डिजाइन करने से पहले उसका जो फॉलोइंग एज कैटेगरीज है उसको थोड़ा बहुत मतलब रखना, ध्यान में रखना जरूरी है। So what are the age categories? It's given below. First is chronological age, है ना, बहुत सुना होगा chronological, calendrical age. Skeletal age second, उस दिन भी काफी बात हुआ है लास्ट क्लास में, skeletal age, bone age. Third is general training age, general training age. Fourth is sport specific training age, जहाँ स्पोर्ट स्पेसिफिक खेलना, रिलेटिव एज, डेवलपमेंटल एज। तो ये सब हम डिफिनीशन का एक थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, क्या है क्रोनोलॉजिकल एज, स्केलेटल एज क्या है, जनरल ट्रेनिंग मोर और लेस आप लोग को पता ही है, स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग एज क्या है। और मोस्टली विल आई एम गोइंग टू फोकस हियर दिस रिलेटिव एज एंड डेवलपमेंटल एज। लेकिन ये जो दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है उस चीज के लिए, एडोलेसेंस फेज के लिए। So mostly I will focus in this relative age and developmental age. Others तो हम बस एक definition और introduction मतलब एक brief उसका definition दे देंगे। So let's see the chronological age क्या है। Chronological age refers to the number of years and days that have elapsed since birth. जब से birth हुआ है उसके बाद कितना दिन हुए हैं उसको हम chronological age भी बोलते हैं, और साथ ही साथ उसको calendrical age भी बोलते हैं कोई कोई। So children of the same chronological age can differ by several years in their level of biological maturation. जो same chronological age है वो different हो सकता है biological maturation में, अलग अलग हो सकता है same age group को होने से। तो ये chronological age जो है mostly आपका जो birthday मनाता है वही टाइप का है। So how to calculate this chronological age और calendrical age? यहाँ पे देखा हुआ है बंदे क्या है कि 21 दिसंबर 1993 में बोर्न हुआ है उसका, और कब निकाल रहा है 15 फरवरी 15 फेब 2016 में। तो इस टाइम पे उसका कितना साल हुआ है वो कैलकुलेशन दिखा रहा है। अब ऐसा ही कैलकुलेट करते हैं, जैसा 21 15 कम हो गया तो एक महीना उधार ले लिया, ऐसे कैरी फॉरवर्ड 31 डेज एंड देन उसके हिसाब से 46 से 21 माइनस कर दिया 25 आ गया, दैट मीन्स 21 डेज हो गया। इसी तारीख में उसका 15 तारीख फरवरी 15 और 2016 में उसका 25 डेज हो गया। सेम कंडीशन यहाँ से एक मंथ यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर लिया था, उसी वजह से यहाँ से एक साल फॉरवर्ड कर लिया 12, तो उस वजह से 12 + 1 13 हो गया, 13 से 12 01 एक महीना। उसके बाद यहाँ से तो 2016 से एक साल उधर चले गए थे, दैट्स व्हाई तो कैरी फॉरवर्ड हो गए थे। सो 2015 से 1993 को माइनस किया, दैट मीन्स 23 इयर्स। सो इन दिस बंदे का 22 इयर्स 1 मंथ 25 डेज, ये इसको हम क्रोनोलॉजिकल एज कैलकुलेट करते हैं। जैसा जॉब अप्लाई करता है कोई भी, जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से जो डेट कैलकुलेट करता है इसी फॉर्मूला से होता है।
तो जो बर्थडे मनाता है टाइप का, तो उसको हम क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। सिंपल। तो इसी से मोस्टली चलते हैं कि इसका क्या एज हो गया। नेक्स्ट इज स्केलेटल एज। उस दिन भी काफी बात हुआ है उसके बारे में मैच्योरिटी में। स्केलेटल एज रिफर्स टू द मैच्योरिटी ऑफ द स्केलेटल। जो स्केलेटल का जो मैच्योरिटी लेवल है उसी से आइडिया लगाता है, विच इज डिटरमिन्ड बाय द डिग्री ऑफ ऑसिफिकेशन ऑफ द बोन स्ट्रक्चर। बोन का जो स्ट्रक्चर है उसका जो डिग्री ऑफ ऑसिफिकेशन, मतलब प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन बोलते हैं बोन का, उसको हम ऑसिफिकेशन बोलते हैं। इस लेवल पे था पहले सॉफ्ट कार्टिलेजिनस, फिर इसके बाद साइज इंक्रीज किया, डेंसिटी इंप्रूव हो गया, फिर बाद में फ्यूजन हुआ, ये सब बताया गया है उसमें। सो दिस आर द स्टेज ऑफ ह्यूमन बोन्स ऑसिफिकेशन जो है। इट इज ए मेजर्स ऑफ एज। ये एज कैलकुलेट कर सकता है। दैट मैक्स इनटू कंसीडरेशंस हाउ फॉर गिवन बोन हैव प्रोग्रेस, कितना हद तक कितना मैच्योर हो गया है, प्रोग्रेस हो गया है, उस चीज को हम इस स्केलेटल मैच्योरेशन से पता कर सकता है। मतलब नॉट इन साइज बट विद रेस्पेक्ट टू शेप एंड पोजीशन टू वन अनदर। साइज से भी नहीं बट ऑल्सो शेप भी, क्या शेप ला रहा है, एंड देन पोजीशन टू अनदर। उस दिन बोला होगा शेप में ऐसा ही डॉट टाइप का कम था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आ गया, राउंड शेप आ गया, फिर ट्रायंगुलर शेप आ गया, एंड देन लेटर ऑन फ्यूज हो जाता है। सो सेम स्लाइड दिखाया गया होगा लास्ट टाइम। सो ये 3 साल का बच्चे का है, 5 years and 14 years। सो देयर इज गैप बिटवीन उसका जो कार्पेल बोन है उसमें काफी 1 2 3 4 ही दिखाई दे रहा है, एंड देन लेटर 5 स्टेज में 1 2 3 4 5 6 7 वैसे 8 होता है। बाद में लेटर ऑन इट फ्यूज, एक के साथ मर्ज हो जाता है। गैप देखिए, गैप कम है ना। सो लाइक दैट इसी से एज का फैक्टर मतलब कितना एज हो गया होगा वो एक्सरे से पता कर सकता है। तो स्केलेटल मैच्योरिटी जो है वो इसको यूज करता है। इस बोन स्टार्ट इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम ए प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, एनलार्ज एक जगह से शुरू होता है, एनलार्ज होता है साइज में, ग्रोज इन साइज एंड अल्टीमेटली विद द फ्यूजन ऑफ एपिफाइसिस। जो जो ज्वाइनिंग है एपिफाइसिस यहाँ ज्वाइन कर लिया, लास्ट उसमें ये स्टेज से बोल रहा है। एपिफाइसिस फ्यूजन होने के बाद एडल्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एसिड। अभी तक इसका भी 14 इयर्स में कंप्लीट नहीं हुआ, 17-18 इयर्स में कंप्लीट हो जाता है, ये फ्यूज हो जाता है। All these changes can be seen easily in a radiograph। मतलब एक्सरे से आप इजीली देख सकते हैं। क्या कहाँ पे एक्सरे लेना है? हैंड एंड रिस्ट। मोस्टली लेफ्ट हैंड का, हैंड एंड रिस्ट का हम एक्सरे प्रेफर करते हैं। इज द मोस्ट कन्वीनियंट एरिया एंड द वन जनरली यूज। टेनर ने भी यही यूज किया था, टेनर व्हाइट हाउस का उस दिन बात किया है। सो दिस इज द मेथड, उसी से यूज करके हम इसका एज वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सो खेलो इंडिया जैसा HTC ट्रेनिंग गाइडलाइंस, उसके हिसाब से जो भी है उसमें डेंटल और एक्सरे का ये इसी टेक्निक से TW3 मेथड से एज वेरीफाई करते हैं। जो बच्चे कैलेंड्रिकल क्रोनोलॉजिकल एज जो बर्थडे जो बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आ रहा है उसके साथ ये मिक्स हो में मैच हो रहा है कि नहीं है, क्रॉस चेक करते हैं। And then if it is in between this plus minus 1 year का अंडर है, सपोज एक्सरे बता रहा है 16 ईयर्स है और उसका डेट ऑफ बर्थ भी 16.5 या 15.5 है, दिस इज देन इट्स ओके, मतलब एज में कोई फ्रॉड नहीं है। इफ इट इज मोर देन 1 year वेरिएशन, मतलब डिफरेंस जो है 15 साल का ये था, 15 साल का डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है और 16 प्लस का उसका बायोलॉजिकल मैच्योरिटी बोल रहा है, तो देयर माइट बी सम इशू होता है ना, तो इसको और क्रॉस चेक करता है। बट अर्ली मैच्योर है, लेट मैच्योर है, वो अलग बात है। तो 1 साल का प्लस माइनस 1 साल का वो रेंज तो देता है कि उसके बाद अगर मतलब 17 इयर्स का उसका एक्सरे आ गया और उसने 15 साल का दिखा दिया, दैट उसको रिजेक्ट कर लेंगे। तो ये ऐसा ही क्रॉस एज वेरिफिकेशन क्रॉस चेक करते हैं इसी 2 तरीके से जो साइड में है। उसके बाद सबको पता है जनरल ट्रेनिंग क्या होता है। जनरल ट्रेनिंग एज रिफर्स टू द नंबर ऑफ एज पर्सन हैज स्पेंट इन ट्रेनिंग एंड पार्टिसिपेशन इन वेरियस स्पोर्ट। मतलब मोस्टली 6 to 10 11 इयर्स तक जनरल ट्रेनिंग कराता है, आप लोग भी कराते होंगे। सो दैट उसमें एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्पीड, जंपिंग, क्लाइंबिंग, वॉकिंग, स्केटिंग, हॉपिंग, स्विमिंग, skipping, balance, throwing, dribbling, kicking, throwing, hitting, catching।
तो ये सब जो है एक जनरल ट्रेनिंग होता है। बच्चे को स्किल थोड़ा सा ये हो जाए, कोऑर्डिनेशन लेवल उसका थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना, उसका स्किल इंप्रूव करना, बैलेंस सिखाना, तो दिस आर इसी टाइम को हम जनरल ट्रेनिंग एज बोलते हैं। मल्टीपल्स ऑफ गेम जो खिलाता है उसको, उसका कोऑर्डिनेशन, उसका स्किल इंप्रूव करने के लिए। तो ये है जनरल ट्रेनिंग। कितना साल जनरल ट्रेनिंग पे देना चाहिए, कितना साल कर चुके हैं, सो ऑल दोस मैटर कि उसको पहला जनरल ट्रेनिंग यहाँ पे भी आता है। तो कोई भी हो तो मोस्टली जो हमें बोलता है कि मर्डर गेम, उसमें क्या क्या आता है कि जिम्नास्टिक करा दो बच्चे को, पहले स्विमिंग करा दो, साइकिलिंग करा दो, एथलेटिक करा दो, ये 4 चीज़ें से शुरू होता है। तो उसके बाद फिर जो पसंद है उसको गेम पे आने का वो करते हैं, 1-2 साल उसी को ट्रेनिंग करते हैं। So that was general training, सबको पता है। And then next is उसके बाद sport specific training is. It refers to the number of years since an athlete decide that to specialize in one particular sport. मतलब ये sport specific training is मतलब जब से उसने शुरू किया है कि एक ही गेम के ऊपर स्पेशलाइज करने का, जो प्रैक्टिस करने का, तो उसको हम स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग है। अगर मोस्टली ये 10-11 साल के बाद शुरू हो जाता है, तो क्या होता है कि बॉक्सिंग खेल रहा है तो बॉक्सिंग में ही फोकस, वॉलीबॉल खेल रहा है तो वॉलीबॉल में ही फोकस, बास्केटबॉल खेल रहा है तो बास्केटबॉल में ही ट्रेनिंग कर रहा है। स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग अलग होता है। सो कितना साल उसने स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग में गुजारा, मतलब मोस्टली जो सक्सेसफुल प्लेयर है देखा जाए तो 10-15 ईयर्स के आसपास जो है स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग के बाद उसका अचीवमेंट परफॉर्मेंस जो है 10 ईयर्स के बाद वैसा देखा गया है। वैसे एवरेज में 10 to 15 ईयर्स। अब स्पोर्ट स्पेसिफिक 15 ईयर्स के बाद थोड़ा सा डाउन हो जाता है, मतलब एज फैक्टर भी आता है उसमें। तो 10 to 15 ईयर्स का रेंज में उसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर परफॉर्मेंस आता है इंडिविजुअल। सो दिस इज स्पोर्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग एज। तो कोई कोई गेम ऐसा भी होता है जैसा अर्ली स्पेशलाइजेशन, कुछ गेमों में अर्ली स्पेशलाइजेशन जरूरत होता है, कोई कोई गेमों में लेट स्पेशलाइजेशन जरूरत होता है। दोस्त हु आर अर्ली स्पेशलाइज्ड इवेंट में क्या क्या होता है, जैसा आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक हो गया, स्काइंग हो गया, ये सब थोड़ा सा जो है वो अर्ली स्पेशलाइजेशन के अंदर आ जाता है। जो बच्चे पहले से भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग स्पेशलाइज ट्रेनिंग शुरू करता है उसका अचीवमेंट काफ़ी हाई रहता है। और बाकी जो गेम है बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, ये सब लेट स्पेशलाइज उसमें आता है। तो ये 11-12 के बाद उसका स्पोर्ट स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग है वो शुरू करते हैं मोस्टली। सो नाउ लेट्स सी रिलेटिव एज क्या है। काफी पता भी होगा या सबको किसी को थोड़ा सा डाउट या कंफ्यूजन भी हो सकता है। सो लेट मी एक्सप्लेन। ये काफी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है कि थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिए। So relative age refers to the age variation among children born in the same age group. So relative age मतलब resulting from their different birth time. यहाँ पे सेम एज ग्रुप होगा, मतलब सेम ईयर में मतलब बर्थ हुआ है, लेकिन उसका डेट और मंथ अलग अलग है, मंथ का अलग। ये फैक्टर को हम रिलेटिव एज बोलते हैं। तो आप एक बार और देख लीजिए। रिलेटिव एज रिफर्स टू द एज वेरिएशन among children born in the same age group resulting from their different birth date. मतलब जनवरी सेम एज, सपोज 2021 का जनवरी में जो बोर्न हुआ बच्चा और दिसंबर में जो बोर्न हुआ बच्चा, उसका वेरिएशन का बात कर रहा है। वो सेम एज ग्रुप में तो आ गया एक साल के अंदर, बट स्टार्टिंग वाला जो है और लेट वाला जो है, जनवरी बोर्न और दिसंबर बोर्न, उसका वेरिएशन, फिजिकल वेरिएशन कितना महीने का, 11 महीने का गैप है, लगभग 1 साल का वेरिएशन है। लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेम क्लास में भी स्कूल शुरू होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, if a grade 1 class, A1 स्टैंडर्ड का जो क्लास is composed of children who will turn 6 years, 6 साल के आसपास को लेना है अगर क्लास 1 में, between September 1 of the school year and August 31st of the following year। तो उसका तारीख था सितंबर 1 में 6 साल होना, तो वो अगस्त 31st तक जाएंगे नेक्स्ट ईयर्स का, मतलब 6 साल का। Then the children with September birth that will have an advantage over the children born in August of the following year। तो जो बच्चे सितंबर में बोर्न होता है उसको काफी एडवांटेज मिल जाता है, फिजिकली मेंटली वो मैच्योर
का 1 साल का वेरिएशन पड़ जाता है जो अगस्त बोर्न है। तो ये फायदा स्कूल में भी देखा जाएंगे, बच्चे देखा जाएंगे 1 साल का बड़ा जैसा, लेकिन उसमें महीने का जो 11-10 मंथ का जो है वो वेरिएशन दिखाई दे रहा है। The children with August birth date will have about a 1 year developmental disadvantage. 1 साल कम डिसएडवांटेज मिल रहा है डेवलपमेंट में रिलेटिव टू दियर सितंबर बोर्न पीरियड। सेम क्लासमेट है, लेकिन जहाँ पे उसका हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम, उसमें क्या होता है, therefore the 5.5-year-old child going to school with 6.5-year-old, मतलब उसी हिसाब से देखा जाएंगे तो 5.5 ईयर्स का बच्चे और 6.5 साल का बच्चे एक ही क्लास में पढ़ रहा है। दैट मीन्स 18% जो मेचुरेशन डिसएडवांटेज जो है वो 5 साल जो अगस्त बोर्न है उसको मतलब डिसएडवांटेज है, ये बता रहा है सेम स्कूल में। तो ये स्कूल में भी मतलब इशू जो है, ये जो इशू है स्कूल में भी हो जाता है, क्योंकि सपोज अगर मतलब कब तक काउंट करता है डेट ऑफ बर्थ, मोस्टली मार्च में करता है या जनवरी में करता है या सितंबर करता है या अगस्त में करेंगे, एक डेट तो देता है ना विद इन। आप जब जॉब अप्लाई करेंगे तो 30 इयर्स या 35 इयर्स ड्यूरिंग दिस, मतलब 1 अगस्त में, नॉट मोर देन दैट, उसका फायदा मतलब स्कूल में भी वही है, कंपटीशन में भी वही है। तो ये चीज वेरिएशन, और जो कम उम्र का है वो मतलब जो पहला लेट मंथ में जो बोर्न हुआ है उसका डिसएडवांटेज मतलब हो जाता है उसमें। तो ये तो एक कॉमन इशू है। नाउ लेट्स सी स्पोर्ट में क्या होता है इसमें। द मंथ इन व्हिच चाइल्ड इज बोर्न इज इंपॉर्टेंट फॉर द एज ऑफ दैट स्पोर्ट। तो ये जो मंथ होता है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। किसी को पता होगा जैसे क्वेरी हो गया या टीम गेम में, कोई भी गेम में जो एज ग्रुप का जो इवेंट है उसमें एज कट ऑफ का काफी इशू हो जाता है, तो उसको ध्यान से हैंडल भी करते हैं लोग। तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो एज कट ऑफ जो डेट है उसमें स्पोर्ट में काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सा मंथ में। सपोज जनवरी में उसका जो कट ऑफ है तो वो जनवरी मतलब 1 तारीख है तो 1 तारीख से बच्चे को लेना शुरू कर देंगे कि उसको प्रायोरिटी दे देंगे। तो ये एक कंडीशन हो जाता है। The percentage of young athletes who are selected for individual and team sports are 40, 30, 20 and 10% for the 4th quarter of the year after the age of that respectively. This is called the relative age effect given by the Bernsley et al. 1985. ये बता रहा है कि एज कट ऑफ में क्या करते हैं ये लोग, एज रिलेटिव इफेक्ट को देखता है और रिप्रेजेंट करता है बच्चों को। कैसा सेलेक्ट करता है ये लोग, सपोज जनवरी में कट ऑफ है तो जनवरी फरवरी मार्च का जो बोर्न बच्चे हैं उसको 40% ले लेंगे। उसके बाद अप्रैल मई जून 3 महीने का जो अंदर बोर्न होता है वो बच्चे को 30% स्ट्रेंथ बना देंगे उसका, जो भी इंडिविजुअल रहती है। और उसके बाद जो बच्चे होता है अब मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वार्टर में जो जून जुलाई अगस्त ऐसा है उस टाइम पे बच्चे 20% ले लेंगे। और लास्ट में क्या होता है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो बोर्न हुआ उसको ओनली 10% रिप्रेजेंट करा देंगे। ये एक क्राइटेरिया मेंटेन करता है वो लोग कि जब एज कट ऑफ स्पोर्ट में जब ये करते हैं तो कोचेस इस चीज को भी देख लेता है कि रिलेटिव एज इफेक्ट तो है ही, तो उसी हिसाब से वो सिलेक्शन कर लेते हैं क्राइटेरिया। रिलेटिव एज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कोचिंग डिसीजन। ये बता रहे हैं कोचिंग डिसीजन में यही चीज काफी मायने रखता है। व्हेन आप जूनियर का, सब जूनियर का, सीनियर का जो स्टार्टिंग में जो शुरू हो रहा है उसमें द रिलेटिव एज इफेक्ट डिस्क्राइब्स द ऑब्जर्वेशन दैट ग्रेटर नंबर ऑफ परफॉर्मर्स, जो भी देखा गया है कि परफॉर्मर जो अच्छा परफॉर्म किया है बोर्न अर्ली इन एज सिलेक्शन ईयर्स आर ओवर रिप्रेजेंटेड इन जूनियर सीनियर elite squads compared with what might be expected based on national birth rate। जो बर्थ रेट है उसके जो कॉमनली सोचता है उसके अलावा ये क्या करते हैं कि जो सक्सेसफुल जो परफॉर्मेंस जूनियर सीनियर में अच्छा परफॉर्मेंस देता है वो मोस्टली जिस कट ऑफ डेट है उसका बहुत अर्ली बर्थ वाला कट ऑफ डेट, अगर 1 जनवरी है तो 1 जनवरी जो बोर्न है वो मोस्टली परफॉर्म अच्छा कर रहा है। ये बता रहा है 1992 बर्नस्ली थॉमसन उसमें ये स्टडी निकाले गए थे रिसर्च में।
सो नाउ लेट्स सी एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। ये एक पैरामीटर यहाँ पे लिखा गया है, हमने जो बताया गया है, तो इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड, काफी इंफॉर्मेशन और उसका प्रूफ और रिसर्च हो चुका है दैट रिलेटिव एज हैज ए ग्रेट इफेक्ट इन एथलेटिक सिलेक्शन, काफी ग्रेट इफेक्ट करते हैं एथलेटिक सिलेक्शन में। द एज ग्रुप कट ऑफ दैट फॉर एंट्री इनटू ऑर्गेनाइज्ड दिस यूथ स्पोर्ट्स इज, मतलब मोस्टली अलग अलग कंट्री में क्या होता है कि अगस्त 1 इन ब्रिटिश स्कूल स्पोर्ट में कट ऑफ जो है अगस्त 1 पे करते हैं, एंड देन इन अमेरिकन उसमें जनवरी 1 को माना जाता है। तो मोस्टली आप भी अपना गेम के हिसाब से देख होगा ऐसा ही कोई आप लोग कभी जनवरी मानते हैं या अगस्त मानते हैं, दिस डिपेंड ऑन योर इवेंट एंड जो स्पोर्ट है उसके हिसाब से होगा, आपको ही पता होगा। सो यहाँ पे एक टेबल जो स्टडी का रिपोर्ट दिया गया है सोकर फुटबॉल प्लेयर के ऊपर, एथलेटिक, टेनिस, स्विमिंग के ऊपर, ये सब के। तो यहाँ पे जो इंग्लिश ब्रिटिश एथलेटिक स्कूल मीट है उसमें क्या देखा गया है कि जो उसका कट ऑफ तो फर्स्ट ये था अगस्त 1 था ब्रिटिश का, ठीक है। सितंबर नवंबर में जो बोर्न हुआ उसने रिप्रेजेंट किया 55% था, दिसंबर फरवरी में जो है वो 23%, मार्च मई में 14%, जून अगस्त का जो लेट है चल रहा है उस टाइम 8%। तो इसी से पता चल रहा है जो कट ऑफ मार्क से जो अर्ली बच्चे बोर्न होता है उसका ज़्यादा यहाँ पे दिखा रहा है पार्टिसिपेशन। सेम टेनिस प्लेयर का भी ये देखिए, अगर यहाँ पे देखा जनवरी में कट ऑफ है तो जनवरी मार्च में उसका 33%, फिर जो रिमेनिंग अप्रैल जून का जो बोर्न है वो 30%, जुलाई सितंबर में जो बोर्न है वो 20%, अक्टूबर दिसंबर 15%, लाइक दैट। इसमें देखा जाएंगे कि ये कौन सा है, ये दोनों ब्रिटिश का है जो सितंबर अगस्त को फॉलो कर रहा है, और ये दोनों ये अमेरिकन रूल्स का है। तो ये फुटबॉलर का रिप्रेजेंटेशन है क्वार्टर 1, और ये है आपका स्विमर्स का, तो अकॉर्डिंग टू दियर कट ऑफ जो है। और ये है उसका हॉकी जो ये ओंटारियन हॉकी लीग का जो प्लेयर है उसका जनवरी ब्रोन रिप्रेजेंट किया था 18%, फिर वेस्टर्न हॉकी लीग मतलब ये जो है धीरे धीरे जनवरी फरवरी मार्च देखा गया, तो उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर परसेंटेज में दिखा रहा है कि कट ऑफ मार्क कट ऑफ एज था जनवरी 1, तो जनवरी बोर्न का सबसे हाईएस्ट रिप्रेजेंट किया है, धीरे धीरे फरवरी मार्च ऐसा जाते जाते दिसंबर, ऐसा नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो लाइक दैट ये रिपोर्ट था उसका, तो उसी वजह से साबित हो जाता है कि जो कट ऑफ एज है उसका इफेक्ट काफी है, और मोस्टली रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्पोर्ट में बच्चे जो अर्ली बोर्न मतलब कट ऑफ डेट का आसपास जो थिक अगस्त है तो अगस्त और सितंबर का जो बोर्न है, जनवरी है तो जनवरी फरवरी का रिप्रेजेंटेशन उसका जो मंथ है ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि देखा जाए तो वो मोर थोड़ा सा एक साल का फायदा मिल जाता है उसको, मतलब अर्ली मैच्योर 11 मंथ्स पकड़ लो, 11 मंथ में जो ड्यूरिंग दिस एडोलेसेंस फेज काफ़ी फिजिकल चेंजेस, साइकोलॉजिकल मतलब उसका कॉग्निटिव चेंजेस, काफ़ी स्किल चेंजेस हो जाता है, और मतलब ऐसे अर्ली मैच्योर मोस्टली बोला जाता है उसका टॉलर, हैवियर, स्ट्रॉन्गर और मोर पावरफुल देन द लेट मैच्योर, जो इसी भी इसका भी फायदा उठा लेता है। तो चिल्ड्रेन हु आर ऑलवेज द ओल्डेस्ट इन देयर एज ग्रुप, कुछ एडवांटेज भी है इस चीज का, कुछ डिसएडवांटेज भी है ऑफ एज बेस्ड कंपटीशन। तो ये देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है ये एज बेस्ड कंपटीशन चलाने का। तो चिल्ड्रेन हु आर ऑलवेज द ओल्डेस्ट इन देयर एज ग्रुप, जो भी हमेशा ओल्डेस्ट मतलब सीनियर मतलब ओल्ड रहता है, टेंड्स टू बी लार्जर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्किल्ड देन देयर यंगर टीममेट। ये तो है ही, जाहिर सी बात है। This often causes coaches to believe that they are overall better player. इस चीज से कोचेस को क्या लगता है, ये जो बच्चे हैं ये सबसे बेहतर है, ऐसा सोचने पे वो हो जाता है। ऐसे रिजल्ट, उसके रिजल्ट क्या बनते हैं फिर, दे ऑफ्टन गिव देम मोर अटेंशन एंड प्लेइंग टाइम। उसी वजह से कोच जो ओल्डेस्ट बच्चे हैं उसको अटेंशन और प्लेइंग टाइम दे देता है, विच रिजल्ट इन देयर बिकमिंग बेटर प्लेयर। एक तो एडवांटेज वही होता है बचपन में कि अच्छा ये सबसे हट्टे कट्टे है, इसको गेम में सबसे लीड कर रहा है तो इसको और ट्रेनिंग दे दो, इसको इम्प्रूव करने का चांसेस।
तो उसी वजह से उसको फोकस ज़्यादा पड़ता है, कोच का फोकस रहता है, उसका प्यार मिलता है, उसको रेस्पेक्ट मिलता है, उसको मोटिवेशन मिलता है, तो अचीवमेंट है उसके पास, तो ये इस सब चीज़ों से उसको बेटर प्लेयर बनाने का एक एडवांटेज तो है इसके साथ। Because there can be almost a 12-month difference, 12 साल का तो डिफरेंस है ही जनवरी और दिसंबर बोर्न में, between the youngest and the oldest children in an age group. Talented young athletes are being unfairly rejected in the selection process because of the month in which they were born. तो यहाँ पे एक तरफ इग्नोर किया कर देता है इनडायरेक्टली अननोइंगली, जो टैलेंटेड बच्चे भी होगा तो उसको क्या होता है कि बिकॉज ऑफ दिस एज फैक्टर, एज रिलेटिव एज फैक्टर के वजह से जो बच्चे अच्छा खिलाड़ी बन सकते थे वो अनफेयरली रिजेक्ट कर लेता है सिलेक्शन प्रोसेस के टाइम पे, उसको मौका ही नहीं मिलता। सो दिस आर डिसएडवांटेज ऑफ दिस एज क्राइटेरिया का। And then let's see, it is unfortunate that thousands of children who wish to participate in team sports don't make the cut because of their developmental disadvantage. Morris and Neville in 2006. इसी से पता किया गया है कि जो बच्चे खेलना चाहता था वो उसका अनफॉर्चुनेट बोले या क्या करता है कि जो उसका कट ऑफ मतलब उसके वजह से उसका डेवलपमेंटल डिसएडवांटेज के वजह से मौका ही नहीं मिलता है, ये चीज़ है। तो कोई ऐसा मतलब जो अच्छा खिलाड़ी होना था वो कहीं और चले गए, तो प्रॉपर टाइम पे उसको ट्रेनिंग नहीं दिया गया, उसको पहचाना नहीं गया उस टैलेंट को। सो दिस आर द अनदर फैक्टर्स व्हिच हैज बीन मतलब एज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज का रिलेटिव एज इफेक्ट का और एज बेस्ड कंपटीशन का। तो इसी चीज़ को ध्यान भी रखना है कि बच्चे आ रहे हैं तो सबको बराबर मतलब एक सजेशन वही सबको बराबर ट्रेनिंग दो, और अकॉर्डिंग टू एज ये दिखाया गया कि अलग अलग ट्रेनिंग होना चाहिए। नाउ अभी ये दोनों जो चीज़ें हैं रिलेटिव एज और डेवलपमेंटल एज, ये हम बाद में बताएंगे। सो रिलेटिव एज मोस्टली जो अभी बताया गया है वो है सेम एज ग्रुप का मंथ में वेरिएशन, डे में वेरिएशन, डेट में। उसके बाद आता है कि टुडेज टॉपिक इज डेवलपमेंटल एज। डेवलपमेंटल एज रिफर्स टू द डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल मैच्योरिटी। सिंपल डेफिनेशन है, डेवलपमेंटल एज जो है वो रिफर्स करते हैं कि डिग्री ऑफ कितना हद तक उसका फिजिकल डेवलपमेंट हुआ है, मेंटल डेवलप किया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और मैच्योरिटी लेवल। यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट जो बात करेंगे उसको हम मोस्टली ग्रोथ और मैच्योरेशन का जो है उस इशू को समझना पड़ेंगे कि सारे साथ चलते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट एज कैन बी डिटरमिन्ड बाय स्केलेटल मैच्योरिटी और बोन एज। जो फिजिकल डेवलपमेंट होते हैं उसको हम जो स्केलेटल मैच्योरिटी मेजर्स ऑफ जो स्केलेटल मैच्योरिटी में पढ़ाया गया है उससे हम मेजर कर सकते हैं, बोन एज से कैलकुलेट कर सकते हैं उसका कितना प्रोसेस में बोन को स्केलेटल मैच्योर हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। उसी वजह से 15 साल का लगता है या 16 साल का या 17 ईयर्स का, लाइक दैट। तो फिजिकल डेवलपमेंट हम बोन एज या स्केलेटल मैच्योरिटी से पता कर लेंगे, एंड देन mental and cognitive and emotional maturity are then considered to determine developmental age। उसके बाद फिजिकल थोड़ा सा अचीवमेंट होने के बाद उसका मेंटल, कॉग्निटिव, इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो उसको देखना पड़ेंगे। तो ये इनडायरेक्टली देखना पड़ेंगे उस चीज़ को, ये डायरेक्ट कोई क्वांटिटेटिव मेजर्स नहीं है, क्वालिटेटिव है। ये बताया गया है डेवलपमेंट हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के वेरिएशन में, तो ये सब चीज़ें इनडायरेक्टली उसको क्वांटिटी पे देखना पड़ेगा, क्वालिटी पे देखना पड़ेगा। सो दिस आर सम ऑफ द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस डेवलपमेंट। कोई अर्ली एडोलेसेंस बोलता है 11 से 13 साल को, मिडिल एडोलेसेंस बोलता है 14 to 18 ईयर्स को, लेट एडोलेसेंस 19 to 21, लाइक दैट। ऐसा ये दिया गया है अमेरिकन एकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंस फैक्ट फॉर फैमिली। तो उसमें फिजिकल डेवलपमेंट में ड्यूरिंग दिस एडोलेसेंस फेजेस क्या क्या चेंजेस होता है वो सब तो मोर और लेस पता ही है, क्या क्या फिजिकल चेंजेस होता है ना।
So mostly development में हम will discuss about these two topic, cognitive development and socio-emotional development. तो इसमें cognitive में क्या क्या changes होता है बच्चे जब early adolescence में, middle adolescence में, late adolescence में. तो some of the points are growing capacity for abstract thought, मतलब सोचना शुरू हो जाता है abstract thought, mostly interested in present with limited thought to the future. मतलब आज क्या करना है सोचता है, future के इतना वो नहीं रहे सोचता है during this time. Intellectual interest expand and become more important. Intellect IQ level interest जो है वो जाके वो इम्प्रूव हो जाता है, उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं, मोरल थिंकिंग शुरू हो जाता है. सेकेंड में एब्स्ट्रैक्ट थॉट तो रहता है यहाँ पे मिडिल में, एंड देन ग्रेटर कैपेसिटी फॉर सेटिंग गोल. यहाँ पे हम क्या कर सकता है वो कि सेटिंग गोल शुरू हो जाता है. इंटरेस्ट इन मॉरल रीजनिंग, मतलब रीजनिंग से उसको सोचने के लिए रीजनिंग विद मॉरल वैल्यूज वो सब शुरू हो जाता है. थिंकिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का क्या मीनिंग है टाइप का वो शुरू हो जाता है 14 से 18 ईयर्स में. तो ये एक ऐसा स्टैंडर्ड या हुआ 19 to 20 में एबिलिटी टू थिंक आइडियाज और नए नए आइडिया निकालते हैं, एबिलिटी टू बिल्ड एग्जामिनेशन ऑफ इनर एक्सपीरियंस, इंक्रीज कंसर्न ऑफ फ्यूचर्स, कंटिन्यू इंटरेस्ट इन मॉरल रीजनिंग. तो ये थोड़ा सा चेंजेस हो जाए, मतलब जो चेंजेस आता है कॉग्निटिव बिहेवियर में. तो यहाँ पे एक और है सोशल इमोशनल में क्या क्या है. फर्स्ट स्टेज में आर स्ट्रगल विद सेंस ऑफ आइडेंटिटी, सेंस ऑफ आइडेंटिटी का इशू हो जाता है. फील ऑकवर्ड about oneself and one's body, worry about being normal. During this time क्या होता है कि awkward feel होता है कि मेरा ऐसा स्ट्रक्चर है, मेरा ये है वो है, हम नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, वो खुद को समझ नहीं आ रहा है. जो स्ट्रक्चरल चेंजेस, बॉडी जो चेंजेस है उसको वो नॉर्मल है कि नहीं है उसको कंफ्यूज हो जाता है. तो इसमें थोड़ा सा मुंह जाता है तो कोशिश करता है तो टाइप का नहीं होता है. तो ये सब फील ऑकवर्डनेस होता है ड्यूरिंग दिस 11-13 years. That parents are not perfect. इस टाइम सोचता है कि पहले तो पिताजी फादर इज माय हीरो टाइप का एवरीथिंग बोलता है. तो अभी इस टाइम पे सोचने आता है नहीं इसका तो इसने ये किया, इसके है कमियां है, निकालना शुरू हो जाता है. इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स, नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना है टाइप का जवाब देना शुरू हो जाता है ड्यूरिंग दिस टाइम. ये नेचुरल है. इंक्रीज इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर ग्रुप, मतलब दोस्तों को ज़्यादा पावर देंगे, जो दोस्त बोलते हैं वही मानेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम. Desire for independence, अकेला रहना चाहेंगे. Tendency to return to childish behavior, particularly when stressed. जब परेशान होगा तो सोचेंगे हम बचपन बच्चे होते तो वही अच्छे थे. Moodiness, मूड चेंज होता है इस टाइम पे. Rules and limit testing, रूल्स क्या है, रूल तोड़ के देखने में क्या होगा, मेरा कितना लिमिट है, ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है, देखते हैं चलो. ये टाइप का जो थॉट है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है. ग्रेटर इंटरेस्ट इन प्राइवेसी, प्राइवेसी मेंटेन करना चाहता है ये ड्यूरिंग दिस स्टेज. इंटेंस मिडिल एज में क्या होता है, इंटेंस सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, चेंजिंग बिटवीन हाई एक्सपेक्टेशन एंड पोर सेल्फ कंसेप्ट. कंटिन्यू एडजस्टमेंट टू चेंजिंग बॉडी, मतलब जो चेंज बॉडी में चेंज हो रहा है उसको एडजस्ट करने में लगा हुआ है कि नॉर्मल है कि नहीं है, ऐसा करें कैसा होगा, ऐसा होगा. सो लाइक कंफ्यूज स्टेट में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम. Tendency to distance self from parents, continue deprive from independence, driver to make friends and greater reliance, and then feeling of love and passion यहाँ पे आ जाता है. Late adolescence में firm sense of identity, मतलब हम वही हैं, हम जो बोल दिया वही हैं, मतलब ऐसा टाइप हो जाता है, हमने बोल दिया. Increase emotional stability, इमोशन को कंट्रोल स्टेबल होना शुरू हो जाता है. इंक्रीज कंसर्न फॉर अदर के लिए सोचना शुरू हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ब्रॉडली. Increase independence and self-reliance, independence और self-reliance का मतलब हम खुद के पैर पे खड़े होने का मतलब इंडिविजुअल हम कर सकते हैं. peer relationship में दोस्तों के साथ जुड़ा हुआ है. development of more serious कल्चरल ट्रेडिशन रिगेन, का जो रिचुअल्स होता है शादी उधर, मतलब कोई ये रिचुअल्स हो रहा है, डेथ सेरेमनी हो गया, शादी हो रहा है या कोई बर्थडे हो रहा है या कोई भी जो होली मना रहा है या दुर्गा पूजा हो रहा है. सो लाइक दैट सोशल और कल्चरल जो ट्रेडिशन जो होता है उसको इन्वॉल्व, वहाँ पे जाके उसको देखने का, उसके साथ इन्वॉल्व कर काम करने का, उसको ऑब्जर्व करने का या पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन करने का यहाँ पे वो हो जाता है 19-21 साल. तो सोशल समाज के लिए जो
काम हम कर लेंगे। तो वो चीजें हैं। एंड नाउ लेट्स सी जो डेवलपमेंट कैन रिवर्स F4, ये बताया गया है F4 और 5 इयर्स का जो मेचुरेशन जो है वेरिएशन होता है, जो डिफरेंस पाया जाता है। सो गोम्स 1996 में बोला था एज ग्रुप ने भी। तो कोचेस, एथलीट और पेरेंट, टीचर, स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसको जानना जरूरी होता है। दिस आर सम ऑफ द पिक्चर जो है एक एग्जांपल के तौर पे दिखाया गया है कि 12 साल का जो सेम एज ग्रुप का क्या क्या वेरिएशन आता है। तो मेल और फीमेल पे दिखाया गया है 12 साल का, लेट मैच्योर वाला का, एवरेज मैच्योर का और अर्ली मैच्योर का। सेम इन द राइट कॉर्नर जो है उसमें जो लेट मैच्योर मेल का, एवरेज मैच्योर और अर्ली मैच्योर, सब के सब 14 इयर्स का है, बट देयर आर शोइंग वेरिएशन फिजिकल और उसका स्ट्रक्चरल जो चेंजेस है वो काफी है। 5 इयर्स का वेरिएशन दिखाई देता है इसको पेरेंट को टीचर। So, क्या-क्या इशू होता है? Following are some of the concern raised about the issue of late and early mature का जो इशू है वो कुछ इशू फेस मतलब रेस कर देता है इसमें। तो क्या होता है कि early matures who have always relied on their advanced developmental age, जो बंदे अर्ली मैच्योर है वो मोस्टली डिपेंडेंट हो जाता है उसका एडवांस डेवलपमेंट स्ट्रक्चर से, है ना। वो उसका टोल, हाइट, स्ट्रॉन्गर बॉडी वेट या पावर उसी में ही डिपेंडेंट हो जाता है। लॉस दिस एडवांटेज एज एवरेज एंड लेट मैच्योर कैच अप, ये एडवांटेज कुछ टाइम के बाद खो जाता है। जब बच्चे एवरेज और लेट मैच्योर जो बच्चे हैं वो उसका भी सेम अब तक 2 साल के बाद भी वो बच्चे जो लेट और एवरेज था वो भी तो आएंगे ना फिर 18 इयर्स 19 इयर्स, तब तो सब बराबर होगा। उस जो बच्चे लेट मैच्योर हो रहा था वो भी हाइट गेन होगा, भले ही 1 साल 2 साल लग जाए, वेट गेन होगा, मसल इंप्रूव होगा। तब उसका क्या होता है कि बिकॉज ऑफ देयर रिलायंस, जो अर्ली मैच्योर जो था वो अपना रिलायंस ऑन देयर अर्ली फिजिकल डेवलपमेंट पे है। सम डू नॉट डेवलप द नेसेसरी स्किल और फिटनेस। उसी वजह से भाई हम तो चैंपियन है, हमने काफी वो मेरे को कोई टक्कर नहीं कर सकता, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन होके उसी वजह से चाहे कोई बैठ जाता है या कोई यार हमको ज्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं, आई एम फिट और हम तो हरा देंगे इसको, ऐसा टाइप का जो मेंटेलिटी चला जाता है। उसी वजह से नेसेसरी स्किल और फिटनेस जो है इम्प्रूव करना थोड़ा सा frustration, which causes many early measures to leave the sport around the age of 14 and 15 years, Lawrence 1999। तो उसी वजह से मतलब जो फिजिकल एडवांटेज जो मिल रहा था वो नहीं मिला और स्किल इंप्रूव और फिटनेस तो उसने मेंटेन किया ही नहीं, उसी वजह से उसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया। तो पहले वो जीतता था, अब 1 साल के बाद देखा गया उसका जो नीचे मतलब हारते रहता था वही उसके ऊपर हावी पड़ गया। सो फ्रस्ट्रेटेड होके ये 14 और 15 इयर्स के आसपास ये अर्ली मैच्योर जो बच्चे हैं वो गेम छोड़ के चला जाता है। ये एक कंडीशन है उसका भी, इशू काफी ये काफी कॉमन इशू है। और बिकॉज late matures lack the initial developmental advantage of early mature, they are as seen as less skilled in the sport because of their lack of physical presence। पहले क्या होता है कि late mature जो है वो developmental advantage वो जो जैसा अर्ली मैच्योर के पास है वो नहीं होता है, उसी वजह से उसको लेस स्किल और लेस फिजिकल प्रेजेंस की वजह से उसको इग्नोर किया जाता है। ऐसे रिजल्ट उसको चांस भी नहीं मिलता है। तो उसके ऐसे रिजल्ट क्या होता है, लेट मैच्योर्स आर ऑफ्टन टायर्ड डाउन, थक जाता है तो गिवन लोअर क्वालिटी प्रोग्रामिंग एंड कोचिंग। तो एक्चुअली कोचेस भी उसको ज़्यादा ध्यान नहीं फोकस नहीं करता है, उसका कंसंट्रेशन इतना नहीं मिलता है, उसका ट्रेनिंग इंप्रूव करने का ज़्यादा वो नहीं सोचते नहीं है प्रोग्रामिंग करना कोचेस भी। तो बच्चे भी इतना नेगलेक्ट हो जाता है, वो मतलब कम हो जाता है।
तो उसी वजह से ये हो जाता है। दिस डिमिनिश अपॉर्चुनिटी हर्ट देयर चांस ऑफ फुल्ली डेवलपिंग देयर स्किल। तो उसी वजह से उसको जो स्किल है डेवलप करने का जो चांस है वो बहुत कम मिलता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग सही नहीं कर रहा है उसके ऊपर ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू हिज एज, उसका डेवलपमेंटल एज के हिसाब से उसका प्रोग्रामिंग जो ट्रेनिंग होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, और ज़्यादा उस टाइम फोकस नहीं कर रहा है, तो इग्नोर कर रहा है, तो वो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है गेम के ऊपर, जो पैशन है वो खत्म हो जाता है। तो वैसे आधा तो गेम छोड़ के चला जाता है। If late mature, अगर यही late matures can withstand this initial deterring circumstance and remain in sports, they ultimately have the potential to be the better athlete. अगर यही बच्चे अगर उसी चीज को, उसी इग्नोरेंस को, उसी को मेहनत करना लग गया और हार नहीं माना, तो क्या होता है कि मैक्सिमम चांसेस रहता है कि उसके बेटर एथलीट बनने का, उसके अंदर पोटेंशियल वो रहने का और चैंपियन बनने का हाई चांसेस रहता है दोस्त लेट मैच्योर्स। तो यहाँ पे एडवांटेज हो जाता है। अगर वो फर्स्ट स्टेज में उसको काफी मुश्किल होगा, अगर उस ऑब्स्टिकल को क्लियर कर दिया, देन लेटर लाइफ में उसका अच्छा हो सकता है। एक चीज था कि पहला लाइफ में उसका अर्ली मैच्योरेबल के काफी फायदा मिलता है, कोचेस का इंप्रेशन अच्छा रहता है, मेडल आता है उसको, क्या बोलता है कि अचीवमेंट आ जाता है, तो वो हो जाता है। एक फायदा यहाँ है। तो दोनों तरफ थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है, अर्ली मैच्योर को भी इतना मौका देना नहीं चाहिए, लेट मैच्योर को सजेशन वही है कि लेट मैच्योर को भी इग्नोर करना नहीं चाहिए। लेट देम ट्रेन, उसको ट्रेनिंग कर दे, 1 साल ट्रेनिंग ऐसा ही थोड़ा सा प्रोग्राम बना के दे दीजिए अकॉर्डिंग टू ये, उसके बाद देखा जाएंगे उसका इंटरेस्ट और उसका पैशन। लास्ट में आफ्टर मैच्योरिटी 18 ईयर्स के बाद तो सब बराबर ही देखना है। अर्ली मैच्योर मेन तो देखेंगे कि मैच्योरिटी के बाद क्या होता है, 18 इयर्स 20 इयर्स के बाद तो सबको बराबर वही हाइट वेट मेंटेन होना ही होना है। तो कोई होता है कि यंग जूनियर में मेडल लाना आसान है, तो कोई कोच ऐसा कर लेता है कि जूनियर में ज़्यादा फोकस कर लेता है एंड सेलेक्टेड दोस हु आर एडवांटेज, जो बायोलॉजिकल एडवांटेज है, तो बस उसको 1 साल ट्रेनिंग दे दो, वन कमिंग नेक्स्ट ईयर्स में मेडल आ जाएंगे, देन उसका नाम हो जाएंगे लाइक दैट। उसी के मेडल के लिए उसकी मतलब थाउजेंड्स ऑफ जो इंटरेस्टेड, जो पैशनेटेड गेम लवर है, उसको इग्नोर कर लेते हैं। सो एटलीस्ट बैलेंस के तौर पे ना उसमें ज़्यादा ये करना चाहिए ना लेट। तो यही एक सजेशन है कि अगर लॉन्ग रन में, अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा अच्छा खिलाड़ी ये रखना है, तो इस टाइम पे ज़्यादा फोकस करना है कि बच्चे गेम छोड़ के ना जाए। ये मेरा एक सजेशन है। तो इस चीज़ को हम लॉन्ग जो डेवलपमेंटल एज है, इसका रोल क्या होता है कि जो प्रोसेस है उसको कहाँ यूज करता है, तो मोस्टली इट इज यूज इन द लॉन्ग टर्म एथलेटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम में यूज कर सकता है, LTAD बोलते हैं इसको। तो रिक्वायर्ड लॉन्ग टर्म एथलेटिक डेवलपमेंट required identification of जानना जरूरी है in order to help design appropriate training and competition program in relation to optimal trainability and readiness। मतलब इसी टाइम के लिए अगर आपको बच्चे के साथ काम करना है, कोचिंग करना है, तो ये आपको लॉन्ग टर्म एथलेटिक डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना जरूरी हो जाएगा। उसके लिए आपको जानना है कि बच्चे एग्जांपल दिया गया है लाइक 6 इयर्स का मेल और फीमेल का, पहले स्पीड सप्पलनेस मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का ट्रेनिंग दे दो, मतलब 9-10 साल स्किल 10 साल के आसपास आ रहा है। जब बिग हाई वेलोसिटी पहुंचा तो इसकी स्पीड टू जो एरोबिक पावर के साथ स्पीड है वो दे रहा है, स्टेमिना यहाँ पे आ रहा है, और स्ट्रेंथ भी इधर एरो दे रहा है। मतलब हर किसी का 1-2 साल का वेरिएशन होता है, किसी को 12 में आ सकता है, किसी को 15 में, लेकिन मोस्टली बिग हाइट वेलोसिटी के बाद ही स्ट्रेंथ देना चाहिए, ये बता रहा है। तो यहाँ पे भी फीमेल मेल और फीमेल का भी ये इसका फीमेल का है, ये मेल का है। तो यहाँ पे स्पीड कब देना है, फ्लेक्सिबिलिटी का स्किल का जो बचपन में 10-11 साल है वहाँ देना है, बिग हाइट वेलोसिटी के आसपास आपको स्टेमिना और स्ट्रेंथ तो बाद में देना है लड़कों को 16 इयर्स के बाद, ये देखा गया। लड़कियों को आफ्टर बिग हाई वेलोसिटी और जो मंथली साइकिल मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है, उसके बाद ही आप उसका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दे सकते हैं।
तो ये बाद में ये भी बात करेंगे कब कब क्या करना है। तो फॉर दैट पर्पस आपको कुछ नहीं करना है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट इस बनाने के लिए, आपको बस 3 या एक से अर्ली, मतलब जनवरी में एक, अप्रैल में एक, ऐसा करके शुरू कीजिए 3-3 महीने के बाद। तो उसका इंक्रीमेंट देखिए कितना सेंटीमीटर गेन हो रहा है, ये बता रहा है, वो लिखे वहां पे। 12 साल में भी कितना, 13 साल में कितना, 14 ईयर्स में कितना, मतलब 4 महीने का। तो यहाँ पे देखा जाएंगे टोटल ग्रोथ उसने 9 साल में 5 सेंटीमीटर गेन हुआ, 10 साल में 6 सेंटीमीटर गेन हुआ, अब यहाँ पे 11 साल में 6.2 गेन हुआ, मतलब शुरू हो गया 6 से ऊपर हो गया, एडोलेसेंस फेज यहाँ से शुरू हो गया, ये समझने वाली बात है। एंड देन 12 साल में 8.6 होते हुए, तो इससे पता कर लेता है इसका पीक आ रहा है, एडोलेसेंस ग्रोथ स्पर्ट के टाइम आ रहा है 8.6, यहाँ 6 के एवरेज में चल रहा था, अब भर गया, पीक ऊंचा आ गया, यहाँ ये ग्राफ यहाँ देख रहा है। उसके बाद 12 साल 12 सेंटीमीटर गेन हुआ, मतलब 12 सेंटीमीटर मतलब पहुंच गया पीक हाइट, उसके बाद नीचे आ गया 7.7। तो उस चीज के बाद आपको पता चल जाएंगे ये बच्चे 13 साल में उसका पीक हाइट आ गया, तो हम उसका स्ट्रेंथ शुरू कर सकते हैं अगर फीमेल है तो, है ना। तो वैसा ही आपको प्रोग्राम कर सकता है, स्ट्रेंथ और स्टेमिना वाला एंड्योरेंस जो स्पीड है वो ट्रेनिंग दे सकता है। ये बता रहा है जो है लेवल वो दे सकता है। सेम सिटिंग हाइट, मतलब उसका भी देख सकते हैं सिटिंग हाइट, या कोई कोई गेम को सिटिंग हाइट इंपॉर्टेंस है तो सिटिंग हाइट देख सकता है। तो सिटिंग हाइट मतलब ट्रंक का जो हाइट चेंजेस हो रहा है वो भी सही सेम रीडिंग कर सकता है सिटिंग हाइट। एंड देन आर्म स्पान, आर्म स्पान को भी सेम, मतलब 9-10 साल, उसके बाद 11 साल के बाद हर 3-3 महीने में आप चेक करके उसका पिक आर्म स्पान जो है कब उसका सबसे हाईएस्ट पहुंच है, वो सब रिलेटेड है पिक हाइट वेलोसिटी के साथ, पिक हाइट और ये 3 पैरामीटर सब रिलेटेड है, सिटिंग हाइट और आर्म स्पान। तो इसी से आपका पिक हाइट वेलोसिटी का आइडिया हो जाएंगे। From that peak height velocity हिसाब से आप appropriate plan करें, है ना। The onset of peak height velocity and menarche should be determined to adjust training का adjustment करना चाहिए, मतलब जो periodization जो भी होता है उसमें आप उस चीज को भी ध्यान रखना जरूरी है उस टाइम। Competition and recovery program according to the tempo of the growth, plotting growth helps to identify the point at which growth begins to accelerate. Average and late mature can be identified by measuring growth early. इसी ग्राफ से आपको देख सकते हैं ये बच्चे एवरेज है या अर्ली है या लेट मैच्योर है। सो कैसा अप्लाई करता है लॉन्ग टर्म एथलेटिक डेवलपमेंट मॉडल्स में, स्टेमिना के लिए देखा गया एंड्योरेंस वाला, द ऑप्टिमल विंडो ऑफ ट्रेनेबिलिटी ऑकर एट ऑनसेट ऑफ पीक हाइट वेलोसिटी, ये बता रहा है पीक हाइट वेलोसिटी में स्टेमिना वाला जो है वो दे सकता है। एरोबिक कैपेसिटी ट्रेनिंग इज रिकमेंडेड बिफोर एथलीट रीच पीक हाइट वेलोसिटी। एरोबिक जो कैपेसिटी का जो ट्रेनिंग है वो पीक हाइट वेलोसिटी पहुंचने से पहले दे सकता है। एरोबिक फोर्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड प्रोग्रेसिवली आफ्टर द ग्रोथ रेट डिक्रीज। एरोबिक कैपेसिटी ट्रेनिंग जो है वो पहले पीक हाइट वेलोसिटी के पहले, और एरोबिक पावर जो है उसको आप उसके बाद जस्ट डिक्रीज होने के बाद, पीक हाइट वेलोसिटी कम होने के बाद। यहाँ पे भी स्ट्रेंथ, द ऑप्टिमल विंडो फॉर ऑफ ट्रेनेबिलिटी फॉर दिस गर्ल्स इज इमीडिएटली आफ्टर पीक हाइट वेलोसिटी। गर्ल्स के लिए आफ्टर पीक हाइट वेलोसिटी के बाद आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दे सकता है, व्हाइल फॉर बॉय मतलब 1 साल के बाद ही दे सकता है। स्पीड फॉर बॉयज, द फर्स्ट स्पीड ट्रेनिंग विंडो between the age 17 to 9 years में होता है, जो स्पीड का जो ट्रेनिंग होता है दे सकता है। The second occurs between 13 to 16 years, 11 to 13 years का ऐसा स्पीड वाला ट्रेनिंग दे सकता है।
The window of the optical skill training for boys take place between the age 9 to 12 के अंदर दे सकता है, for girls 8 to 11 के अंदर में आप स्किल का ट्रेनिंग दे सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए देखा गया तो ऑप्टिमल विंडो ट्रेनेबिलिटी फॉर सफलनेस फॉर बोथ जेंडर ऑकर्स बिटवीन 6 to 10 years। इसी रेंज में आप फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है। स्पेशली अटेंशन शुड बी पेड टू फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग पीक हाई वेलोसिटी के टाइम पे फ्लेक्सिबिलिटी का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो दिस आर सम जो 5S बोलता है, स्पीड, स्किल, सफलनेस, स्ट्रेंथ, स्टेमिना। ये 5S को कब कब कहाँ से शुरू करना है और कैसा देना है, कितना लोड देना है, वो डिपेंड करता है पिक हाई वेलोसिटी के ऊपर। Like that, you can apply the knowledge of this developmental S in the long-term athletic development models। तो ऐसा ही मॉडल है, ये कनाडियन स्पोर्ट्स का एक मॉडल है, देखा होगा आपको GTMT में या किसी ने समझाएंगे इसको टाइम। तो let's summarize these things। S, especially relative S and developmental S, have a significant impact on children's participation and achievement in sport and physical activity। सब बताइए, S में भी relative S और developmental S है, ये काफी significant है sport में। Monitoring relative S वो उठा लेता है जो पहले बोन होता है, those born late है इनिशियल दिसएडवांटेज। पहले लेट बोर्न को पहले में लेट दिसएडवांटेज मिलता है, अर्ली जो बोर्न है उसको अर्ली एडवांटेज मिलता है। Coaches should be able to inform athlete and parents about the consequences of and solution of relative S disparity। तो कोचेस को ये एथलीट और पेरेंट्स को भी समझाना पड़ेंगे कि कोई नहीं यार, अगर आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये रिलेटिव इसके लिए डिफरेंस है, वेरिएशन है, और कोई नहीं, बस ट्रेनिंग करते रहो, ज्यादा माइंड डाइवर्ट मत करो, फोकस ऑन योर गेम एंड स्किल, वो बताना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल एज इज नॉट अ गुड प्रिडिक्टर ऑफ डेवलपमेंटल एज। जो कैलेंड्रिकल बर्थडे है या कैलेंड्रिकल है, क्रोनोलॉजिकल एज जो होता है वो ऐसा गुड प्रिडिक्टर नहीं है डेवलपमेंटल एज के लिए, क्योंकि स्केलेटल एज और जो बाकी काफी अदर्स फैक्टर्स हैं। Identify early, average, and late maturity during puberty. Is essential for proving development जाता है ट्रेनिंग, कंपटीशन और रिकवरी प्रोग्राम फिक्स करने के लिए कोचेस को। Monitoring growth by using growth को आप मॉनिटर कर सकते हैं simply by taking standing height, sitting height, and arm span measurements, which helps coaches identify early, average, late measure। तो कोचेस भी सिंपली आप उसका बच्चे का हर साल हाइट, सिटिंग हाइट और आर्म स्पैन देख के उसका अर्ली एवरेज का पता कर सकता है। सो दे कैन क्रिएट डेवलपमेंटल एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड कंपटीशन प्रोग्राम, उसी हिसाब से प्रोग्राम और ट्रेनिंग प्लान कर सकता है। So these are some of the importance of the developmental S। If you want more करके स्टेफान बेल जी काफी 160-170 का एक रिसर्च हुआ है उन लोग का ह्यूमन काइनेटिक्स के ऊपर, उसने किया है कनाडियन स्पोर्ट के ऊपर, उसने रिसर्च करके वो किया है 2013 में। तो यू कैन गो, इसमें जाके आप देख सकते हैं डिटेल इंफॉर्मेशन। So with this, I would like to thank you and take care।